हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूज है आदित्य L1। आदित्य L1 लॉन्च किसने किया है? इसरो द्वारा हुआ है। पहली बार लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। और यह भारत की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला है। भारत की पहली सौर अंतरिक्ष वेधशाला है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और व्हीकल कौन सा था? C-57। इंपॉर्टेंट, C-57 ये व्हीकल का नाम है। उद्देश्य क्या है? सूर्य के वायुमंडल, सौर हवाएं और पृथ्वी के साथ साथ बातचीत का अध्ययन भी करेगा। ठीक है। मिशन की अवधि है 5 इयर्स। इस मिशन का नाम सूर्य के हिंदू देवता आदित्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है। सूर्य हिंदू देवता और उनके आदित्य के नाम पर रखा गया, आदित्य। ठीक है। मिशन को पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी, ये कौन सा है? देखिए, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? अंतरिक्ष में वे स्थान जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी दो वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को रद्द कर देता है। वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे को रद्द कर देता है। उस एरिया को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। ठीक है। चलिए, एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन भी है। अब ये जो एस्ट्रोसैट है 2015 के, उसके बाद 2015 के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन भी है। मिशन का बजट 400 करोड़। कितना? 400 करोड़। तो ये हमने पढ़ा आदित्य L1। ठीक है। और व्हीकल का नाम क्या है? C-57। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मछुआरे की सुरक्षा के लिए उपकरण। मछुआरे की सुरक्षा के लिए उपकरण नाम रखा गया है नाभ मित्र। क्या नाम है? नाभ मित्र। मछुआरों की सुरक्षा के लिए उपकरण का नाम है नाभ मित्र। उपकरण का नाम है नाभ मित्र। लॉन्च किया गया इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद में जो है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है नाभ मित्र को। उद्देश्य क्या है? समुद्र और तट पर मछुआरों के बीच दो तरफा संचार प्रदान करेगा। दो तरफा संचार प्रदान करेगा। समुद्र और तट पर जो तट पर मछुआरे होते हैं उनके बीच दो तरफा संचार प्रदान करेगा ये नाभ मित्र। संदेश क्या है? अब देखिए, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। जो भी मैसेजेस होंगे वो 3 लैंग्वेज होगा, इंग्लिश, हिंदी एंड थर्ड वन इज मलयालम। ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और प्रथम कौन? ठीक है। और अध्यक्ष प्रथम जो थे विक्रम साराभाई। प्रथम कौन थे? विक्रम साराभाई। और अभी एस सोमनाथ है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नाभ मित्र क्या है? मछुआरों के लिए, इतना दिमाग में रखिएगा। चलिए, ये आप पिक देख लीजिए। ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण, ये पहला संस्करण है। कहां पर हुआ है? मेजबान भारत रहा है 14-15 अक्टूबर। और इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या है? AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं हम, AI मॉडल, स्वास्थ्य में AI अनुप्रयोग और शासन आदि विषयों पर चर्चा के लिए एक मंच। इंपॉर्टेंट, सम्मेलन में दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ शामिल होंगे। आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने आयोजन किया। IT मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। IT मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। तो ये था ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023, 14-15 अक्टूबर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। इतना आप ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। योजना के तहत राशि रुपए बढ़ा दी गई है। जो पैसे दिए जाते थे वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15 से 25 हजार। 15 से 25 हजार। ठीक है। उद्देश्य क्या था? कि प्रदेश में जो बेटियां हैं और
वो अपने सपने को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के तहत रुपए का पैकेज दिया गया और एक बालिका को 6 चरणों में 15,000 दिए जाएंगे। ठीक है, छठवीं मतलब 6 क्लास की जो होगी, तो बालिका के जन्म पर 1 वर्ष की आयु में, पहली कक्षा में प्रवेश पर, छठी कक्षा में प्रवेश पर, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर, और यदि बालिका ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, अब देखिए यूपी सीएम आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ है, राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75। चलिए, नई कॉमिक बुक आओ आगे बढ़े, नई कॉमिक बुक है आओ आगे बढ़े। पुस्तक में स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण के 11 घटकों से संबंधित जानकारी शामिल है। पुस्तक में स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 11 घटकों के जो जानकारियां होती हैं वो उसमें उसी से संबंधित है। लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, और किसके द्वारा? NCERT एंड यूनेस्को इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की बात करूं तो 16 नवंबर 1945 को इसको स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पुस्तक 11 भाषाओं में उपलब्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषाओं में है? 11 भाषाओं में है। और नाम क्या है? आओ आगे बढ़ें, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT अनुमान 1961, ठीक है, 1961 में। निर्देशक कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। समझ में आया? डायरेक्टर। स्टेब्लिश कब हुआ है? 1961 में, ये पता चल गया आपको। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, उसकी स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, और आंद्रे अज़ौले ये उसके कौन है? हेड है, प्रमुख। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, एक कमिटी है, उसका नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव, गठित केंद्र सरकार के द्वारा गठित हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो उन्होंने क्या किया है, इसकी अध्यक्षता। ठीक है, पूर्व में रह चुके हैं, आपको पता ही है, रामनाथ कोविंद जी। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उद्देश्य क्या है? भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर विचार करना, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर विचार करना। एक राष्ट्र एक चुनाव यह एक ऐसी अवधारणा है जहां लोकसभा चुनाव और प्रत्येक राज्य के राज्य चुनाव एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये एक राष्ट्र एक चुनाव? एक ऐसी अवधारणा जहां पर लोकसभा और प्रत्येक राज्य के जो राज्य चुनाव होते हैं वो एक ही दिन में आयोजित होंगे। 1967 तक भारत ने एक राष्ट्र और एक चुनाव का अनुसरण किया था। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले किया जा चुका है। यस, 1967 तक ये हुआ था कि भारत ने एक राष्ट्र एक चुनाव का अनुसरण किया था। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों को बचाना और चुनावों को परेशानी मुक्त प्रक्रिया बनाना। समझ में आया? 1 नेशन 1 इलेक्शन। इंपॉर्टेंट। रही बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की हम बात करते हैं 17 to 122, यानी कि 79 से 122 आर्टिकल है। और लोकसभा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा से संबंधित जो आर्टिकल है 81 है, और राज्यसभा से 80 है। लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को जो बहुत ही प्रख्यात होते हैं, बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, स्पोर्ट्स हो, इन सबसे संबंधित जो लोग होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुविवाह पर प्रतिबंध हेतु विधेयक, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक देखिए प्रस्तुत करता है कौन? असम सरकार। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविवाह, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाया गया है। कौन लाया है? असम गवर्नमेंट ने। भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत बहुविवाह अवैध है। एक अधिनियम है विशेष विवाह अधिनियम 1954, उसके तहत ये जो बहुविवाह होता है, मतलब एक शादी से ज्यादा शादी कर लेना, तो वो क्या है? अवैध है। हालांकि व्यक्तिगत कानून के तहत असम सहित कुछ राज्यों में यह भी वैध है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है,
चलिए, मंगलवार को कार मुक्त दिवस, मंगलवार को कार मुक्त दिवस घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है मंगलवार को कार मुक्त दिवस होगा। करनाल शहर में की घोषणा, किस शहर में? करनाल शहर जो है वहां का, वहां पे घोषणा की। सभी सरकारी अधिकारियों को मंगलवार को साइकिल से यात्रा करनी होगी। कितना बेस्ट होगा ना, पॉल्यूशन फ्री। चलो, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापना भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में। ठीक है, मूर्ति का आकार 28 फुट ऊंचा है, वजन है 20 टन। ऊंची है 28 फुट और वजन कितना है? 20 टन है। निर्मित मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति द्वारा, राधा कृष्णन द्वारा। ठीक है, मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई है। इंपॉर्टेंट, जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा सहित 8 धातुओं का मिश्रण है। नटराज नृत्य और सृजन के हिंदू देवता है। भारत की G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हुई। G20 ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 20 देश है और भारत भी उसका सदस्य है। आप लोग देखोगे कि G20 में कौन कौन है। ठीक है, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन देखिए, लॉन्च किया गया सांची का स्तूप तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। रेलवे स्टेशन, स्कूल, सरकारी कार्यालयों जैसे सभी संस्थानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे छत के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, कार्यान्वित मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम द्वारा। उद्देश्य क्या है? सांची सिटी में सालाना लगभग 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। CO2 को कितना? 13,000 टन सालाना, ईयरली इतना जो है कम करना है। MP CM में शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल। ठीक है, राजधानी है भोपाल, याद रखिएगा। पहले सौर शहर का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? सांची, MP में हुआ है। चलिए, तैतालीसवां आसियान ASEAN शिखर सम्मेलन 43rd नंबर का है आसियान शिखर सम्मेलन, आयोजित जकार्ता, इंडोनेशिया 5 से 7 सितंबर। जकार्ता, इंडोनेशिया 5 से 7 सितंबर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मेजबानी की। जोको विडोडो कौन है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसकी मेजबानी की है। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी, रशिया यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आसियान की स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इंडोनेशिया और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा इसकी स्थापना 1967 में। आसियान के कुल 10 देश हैं। आदर्श वाक्य है, एक दृष्टिकोण एक पहचान। एक दृष्टिकोण एक पहचान। देखिए, आसियान मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। ओके, इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे देखोगे कि क्या भारत आसियान में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इन 10 देशों में क्या भारत है या नहीं है? आप लोग जरूर देखोगे। गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में भारत के नए प्रभारी डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया। डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया। गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, उनको इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में भारत के नए प्रभारी डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, वह पाकिस्तान में भारत के मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। पाकिस्तान में भारत के मिशन का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला है। अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 हटाने के बाद की बात कर रहे हैं। 2019 से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्त नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जया वर्मा जी हैं, उनको रेलवे बोर्ड का CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह भारत
में रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हुई, पहली महिला इसलिए इंपॉर्टेंट है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला बन चुकी हैं प्रमुख बनने वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी। विजय लक्ष्मी जो थी वो पहली सदस्य थी और ये क्या है, प्रमुख बनी है जया जी। वह अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? अनिल कुमार लाहौटी की, जया जी। मनीष देसाई को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। मनीष देसाई, अच्छा इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया राजेश मल्होत्रा जी का। पीआईबी कब आया था? 1914 में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। 1914 से आप लोग को एक चीज जरूर याद आता होगा कि 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध का काल रहा है, ठीक है। चलिए, आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? आर माधवन जी को किया गया है। माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये भी याद रखिएगा। FTII सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन और भारत की केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक फिल्म संस्थान है, ठीक है। राजेश नाम्बियार को, आइए, राजेश नंबियार को नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? अब राजेश नंबियार जी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म है। 1 मार्च 1988 को ये लाया गया था। एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। नास्कॉम क्या है? एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। कब आया था? 1988 में, मार्च 1 को, ठीक है। देखिए, राजेश नाम्बियार का नाम याद रखिएगा। चलिए, अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। अक्टूबर अब क्या है? ये हिंदू विरासत माह है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका USA का जॉर्जिया राज्य द्वारा, जो USA का जॉर्जिया है उसके द्वारा ये किया गया है घोषणा कि अक्टूबर को क्या कहा गया? हिंदू विरासत माह, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को गवर्नर ब्रायन कैंप के द्वारा, देखिए 2023 को गवर्नर ब्रायन कैंप। चलिए, उद्देश्य जॉर्जिया में हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को मान्यता देना। जो जॉर्जिया में जो हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोग हैं उन्होंने जो समाज में कंट्रीब्यूट किया होगा उसको ध्यान में रखते हुए उसको मान्यता दिया गया है, यही उद्देश्य था। अक्टूबर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि इसमें नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार भी होते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि ये हिंदू त्योहार है दिवाली। वैसे तो हम भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे बहुत विविधता पाई जाती है और सारे त्योहार हम साथ में मनाते हैं, है ना। चलिए, वर्ष 2023 का उद्यमी पुरस्कार, वर्ष 2023 का उद्यमी पुरस्कार विजेता मनोज बुबना। विजेता कौन है? मनोज बुबना। उद्यमी पुरस्कार में बुबना जी हैं। वह N7 द नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO हैं। द नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO हैं और पुरस्कृत किया गया किसके द्वारा? एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस मैगजीन, इसके द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब नेक्स्ट पे आइए, डॉक्टर BG मेमोरियल अवार्ड 2023 डॉक्टर BG मेमोरियल अवार्ड पुरस्कृत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार। किसको पुरस्कृत किया गया? प्रोफेसर सत्यजीत को पुरस्कृत किया गया BG मेमोरियल से। इसीलिए पुरस्कृत किया गया क्या? भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने में शिक्षक और सलाहकार ये है, ठीक है। BG पटेल भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक भी हैं। इंपॉर्टेंट, भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक कौन है? BG पटेल जी हैं, ठीक है। मजूमदार 20 वर्षों में अधिक समय से, मजूमदार ने क्या किया? 20 वर्षों से अधिक समय से TISS कॉलेज में उद्यमिता पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए इनको पुरस्कृत किया गया। वह उद्यमिता में उत्कृष्टता के लिए नास्कॉम राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। क्या है वो? उत्कृष्टता के लिए नास्कॉम राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी वो रह चुके हैं। अभी उनको प्रोफेसर सत्यजीत रे जो हैं इनको BG मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया है। और ये BG पटेल कौन है?
उद्यमिता आंदोलन के जनक भी हैं, इम्पोर्टेंट। चलिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, रेमन मैग्सेसे कौन थे? देखिएगा, 31 अगस्त मनीला फिलीपींस, कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में। विजेता आर रवि कानन, कहाँ के हैं ये? असम के हैं। आर रवि कानन जी असम के हैं, विजेता रहे। सर्जिकल ओंकोलॉजिस्ट, ठीक है। असम में कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए पुरस्कृत किया गया। वह भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के भी प्राप्त करता है। कौन? रवि कानन जी, ठीक है, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता आदि में योगदान प्रदर्शित किया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जैसे एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को बोला जाता है, ठीक है। तो एशिया का नोबेल कौन है? रेमन मैग्सेसे। इनका नाम फिलीपींस के, देखिए लिखा है, क्या ढूंढने की जरूरत है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे जी, उनके नाम पर रखा गया है। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तो हम कौन थे? विनोबा भावे जी। अच्छा, विनोबा भावे जी के बारे में और क्या पता है आपको? वो पहले सत्याग्रही भी थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एंड तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ओके, चलो। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023, वैश्विक स्तर पर शीर्ष रेटेड सेंट्रल बैंकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष सेंट्रल बैंकर कौन है? आरबीआई, उनको दिया गया। अब देखिए, रिपोर्ट में उन्हें A+ रेटिंग दी गई है। शक्तिकांत दास को क्या दिया गया है? A+ रेटिंग दी गई है। स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन और वियतनाम के गवर्नर गुएन थी ओंग और अन्य 2 को A+ रेटिंग दी गई है। इसे याद रखिएगा, भारत के शक्तिकांत दास, ठीक है। अमेरिका, अब ये रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिका स्थित वैश्विक वित्त पत्रिका द्वारा ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई गवर्नर, और रिपोर्ट में उनको रेटिंग क्या मिली है? A+, ठीक है। रिपोर्ट की बात करें तो 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता, मुख्यालय इसका मुंबई। आपको बता दूं, एक्ट कौन सा था? 1934, ठीक है। चलिए, वर्ष का मधुमेह विशेषज्ञ राष्ट्रीय विजेता 2023, विजेता कौन है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी हैं। पुरस्कृत किया गया उनकी असाधारण चिकित्सा सेवा है और मधुमेह के प्रति समर्पण, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। और इन पुरस्कृत की बात करें तो इंडियन डायबिटीज सोसाइटी के द्वारा उनको किया गया। इंडियन डायबिटीज सोसाइटी के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया है। वह डायबिटीज इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो नाम क्या है इनका? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी। चलिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कनाडा की डेनियल मैकगेही हैं। उन्होंने क्रिकेट में प्रतिनिधित्व करने के लिए कनाडा को देश के रूप में अपनाया। वह बांग्लादेश में 2024 महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर में भाग लेंगी। टूर्नामेंट की तारीख है 4 से 11 सितंबर 2024, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, डेनियल का। पहले ट्रांसजेंडर हैं ये, क्रिकेट खेलने वाली। पहला पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 सलाला ओमान, ठीक है, सलाला ओमान में। विजेता पेनल्टी शूटआउट में भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को। चलिए, भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप में यह भारत का पहला खिताब है, ये रख लीजिएगा। 5S एशिया कप में यह भारत का पहला खिताब है। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी की शासी निकाय है। मुख्यालय लॉज़न स्विट्जरलैंड। इकराम एंड सदस्य 140।
डूरंड कप 2023 ट्रॉफी सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, सॉल्ट लेक कहाँ पे, तो क्या करिएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल। चलिए, विजेता मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। ठीक है, किसको हराया? ईस्ट बंगाल को मोहन बागान ने। मोहन बागान एसजी डूरंड कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पहली टीम बन गई है मोहन बागान। ठीक है, 17 खिताब जीतने वाली। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार 1888 में आयोजित किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 1888 में। ठीक है, डूरंड कप। देखिए, भारत में 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन। अब देखिए, मेजबान कौन है? केरल, 12 फरवरी 2024। केरल 12 फरवरी 2024। ठीक है, डेट याद हो जाएगी आराम से। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 याद हो गया। केरला याद रखिएगा। चलिए, आयोजक केरल राज्य और संयुक्त अरब अमीरात। केरला और यूएई में भारतीय समुदाय। एकत्र की गई राशि का उपयोग केरल में स्वास्थ्य देखभाल, जो भी ये लोग राशि इकट्ठा करेंगे उसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया जाएगा। कहाँ पे? केरला में। मानवीय और धर्मार्थ संदेश फैलाने के लिए 2001 में अबू धाबी में ये आया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अब एक इधर देख लीजिए, शेख जायद बिन सुल्तान, ये क्या है? फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई के फाउंडिंग फादर है। और केरला सीएम है पिनराई विजयन जी। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वहां पे ये पिक की वजह से दिख नहीं रहा था, इसलिए बताना जरूरी था। तो चलिए, ये हमने क्या देखा? भारत में 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन। मेजबान केरल, 12 फरवरी 2024। और क्या किया जाएगा? जो भी राशि होगी वो केरला में स्वास्थ्य देखभाल के लिए यूज की जाएगी। मानवीय और धर्मार्थ संदेश फैलाने के लिए भी। इसे कब लाया गया था? 2001 में अबू धाबी में। ठीक है, चलिए, विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त। उद्देश्य क्या है? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक का सम्मान करना। जितनी भी ज्ञात भाषाएं उसमें से कम एक का सम्मान करना। ठीक है, मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के सावन महीने की पूर्णिमा के दिन। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा 1969 में संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो देखिए, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक का सम्मान करना मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर का सावन महीने में जो पूर्णिमा होगी उस दिन। और भारत सरकार द्वारा 1969 में संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर। उद्देश्य क्या है? पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। पोषण ऑब्वियस है, पोषण की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसके बारे में जागरूकता लोगों तक फैलाना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना। चलिए, यूनिसेफ द्वारा थीम क्या है? स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती हो रहा है। स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती हो रहा है, इसको रट लीजिएगा। आप लोग बताओगे यूनिसेफ कब आया? ठीक है, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस का 2 सितंबर। उद्देश्य क्या है? नारियल की खेती और खपत पर जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? नारियल जीवन बदलना। नारियल जीवन बदलना। पहला नारियल दिवस 2009 में मनाया गया था। पहला कब मनाया गया था? 2009 में मनाया कब जाता है? 2 सितंबर। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भारत में नारियल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता जो सप्लाई करते हैं उसमें से कौन कौन है? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छठा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2023। सितंबर 2023 मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मंत्रालय का नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। छठा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2023 मनाया गया किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से निपटना। कुपोषण मुक्त भारत। ठीक है, विषय क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत।
सुपोषित, साक्षर, सशक्त, SS है, ट्रिपल S है, याद रखिएगा। पोषण समृद्ध भारत, शिक्षित भारत, सशक्त भारत। इसको मैं तो यही बोलूंगी, घोल के पी लीजिएगा। सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया, जिसे पहले राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन के नाम से जाना जाता है। पहला कब हुआ होगा? 2018। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। उद्देश्य मानव अधिकारों के लिए साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। थीम क्या है? परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। पहला कब मनाया गया था? 1967 में यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की बात करें तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो ये था हमारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। और अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।